सुगस जी हफ्ता सीडीएसएल और एंजल वन जैसे कि आप लोगों ने पिछले दो वीडियोस में सुना ही है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वेयर आज मार्केट का सेशन भी बहुत क्रूशियल था। क्यों? एक तरफ टैरिफ की खबर आती है, मार्केट उसके बावजूद भी गैप अप ओपन रहता है, लेकिन मिड डे में जाते ही वो सारी जो तेजी थी मार्केट की वो खत्म हो जाती है और 50 पॉइंट्स के साथ जाते ही सेंसेक्स क्लोजिंग करता है आज के दिन की। सो मार्केट ने स्टिल क्लोजिंग दी है पॉजिटिव, स्टिल 50 पॉइंट्स मार्केट ऊपर ही रहा, लेकिन आज की गैप अप से मार्केट बहुत बुरी तरह से आज के दिन गिरा है। तो समझते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन है आपके मार्केट को। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं आज के दिन कई वीडियोस में, लेकिन एंजल वन का दिन कल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजल वन पहली कंपनी हमारे पास में एंजल वन है। कल कंपनी लेकर के आ रही है 1:10 के रेशियो से एक बड़ा स्प्लिट, यानी कि एक शेयर हो जाएगा 10 पर स्प्लिट कल के दिन कंपनी का। और आज के दिन एंजल वन ने क्लोजिंग प्राइस का दिया है, रिकॉर्ड डेट कंपनी की कल के दिन की है, तो ऐसे में क्लोजिंग आज के दिन है 2489 पर। 2489 पर आज के दिन की क्लोजिंग है। तो भाई कल का प्राइस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया आने वाला। मतलब क्या होता है, स्प्लिट क्यों अनाउंस किया जाता है? कोई भी स्टॉक को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। मान लो 2000 का शेयर है, इन्वेस्टर्स इतना महंगा शेयर हर कोई खरीदने के लिए नहीं जाता। एक रिटेलर कहता है यार 2000 का, यार 2000 का अगर 20,000 होना होगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, थोड़ा कम की रेंज में स्टॉक ढूंढते हैं कोई। तो 2000 का स्प्लिट इसलिए लेकर के आ जाता है ताकि वो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल रहे, इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके प्राइसिंग की वजह से। लेकिन आप कहोगे भाई ये कैसी सी बात कर रहा है? प्राइसिंग डिसाइड होती है कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल से। अगर रेट कम करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने ही तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल का क्या होगा? बिल्कुल सही बात। इसके लिए मेरे पास एक कमेंट है बड़ा प्यारा सा, मैं आपको भी दिखाता हूं। पहले तो ये चीज नोट कर लो, कल 1:10 के रेशियो से कंपनी स्प्लिट, रिकॉर्ड डेट कल के दिन के, यानी कि जो के पास कल के दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में होगा तो आप इस स्प्लिट के लिए क्या होगे, एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है मेरे पास सवाल जो मैं अभी आपको बता रहा था कि फंडामेंटल और फाइनेंशियल का क्या होगा। ये दो कमेंट्स मेरे पास में है। ये स्टॉक है कि क्या चलता ही नहीं। अब कोई भी कंपनी ब्रेकआउट देगी या नहीं देगी, वो चीजें क्या डिसाइड करती है? कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल। अब इनका कहना भाई चलता ही नहीं, ऐसे नहीं चलता कोई भी स्टॉक। कंपनी ने क्या किया है उस पर चलता है। कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर का डाटा भैया बहुत बुरा है। मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 अगर आप निकाल करके चलोगे कंपनी का, खराब गया है। कंपनी ने कुछ नहीं दिया, -22। चलो ये तम फाइनेंशियल 25 का क्वार्टर लगाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में -18%, -20% और 5% पॉजिटिव। बस एक क्वार्टर कंपनी का अच्छा आया। जब कंपनी ने अच्छा क्वार्टर दिया तो स्टॉक पर उसका रिफ्लेक्शन तेजी पर दिखा भी। कंपनी ने छोटा मोटा ब्रेकआउट दे दिया था बड़ी गिरावट के बाद में, लेकिन उसके अलावा कंपनी के दोनों क्वार्टर बहुत बुरे थे। और ये वो टाइम था जब बीएसई लिमिटेड में बड़ी तेजी भी दिख रही थी आपको। 2020 भी दिख रहा था और 2020 से लेकर के 2500 भी दिख रहा था। 2500 से लेकर के बीएसई लिमिटेड बड़े बड़े ब्रेकआउट्स भी दे रहा था। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में एंजल वन आपका गिर ही रहा था क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर लेते। आप चाहो तो इसके रिजल्ट्स इसके चार्ट पर भी देख सकते हो। कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है इस पूरे टाइम के अंदर। अगर आपको तेजी मिली भी है तो स्टिल आप बड़े ब्रेकआउट्स पर नहीं पहुंच पाए हो स्टॉक में। यानी एक कंसोलिडेटिंग रेंज के अंदर स्टॉक आपको देखने को मिला अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में। लगभग 2300 से लेकर के 2800 के बीच का ही कंसोलिडेशन स्टॉक में बना रहा। तेजी आई, गिरावट आई, उस बीच के अंदर ही आपको देखने को मिल गया। सेम कंपनी के प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेम कंपनी के प्रॉफिट्स भी, नेगेटिव ग्रोथ आपको प्रॉफिट्स पर भी देखने को मिला। अगर आपको यहां पर कंपनी के स्प्लिट के बाद कोई बड़े ब्रेकआउट चाहिए तब भी आपको इस कंपनी के अंदर ये रिजल्ट्स का टर्न अराउंड चाहिए। पहले की तरह अगर कंपनी काम करती है, जैसे 74%, 44%, इतना बड़ा काम कंपनी ने पहले किया तब स्टॉक में बड़े ब्रेकआउट्स मिलते थे। अगर कंपनी इस परफॉर्मेंस को वापस लेकर के आ पाएगी तो यस, हमें स्टॉक में वापस से बड़ी रैलीज मिल सकती है। ठीक है, टेक्निकली 41.9 का आरएसआई है, 43 का आपका एमएफआई है, न्यूट्रल है एंजल वन आज के दिन की क्लोजिंग के साथ में, आखिरी क्लोजिंग। और ये है एंजल वन का चार्ट आज के दिन का। डायगोनल पैटर्न डिस्कस किया था हम लोगों ने इस चीज को कि बार बार इसी रेंज से आपको बेस देखने को मिलता है और यहीं से ब्रेकआउट देता है। भले ही कल भी मैंने आपको बताया था, भले ही ओपनिंग आपको दिख जाए डायगोनल के नीचे, लेकिन दिन के आखिर में जाता जाता सस्टेन ही कर रहा है डायगोनल के ऊपर। और आज एक बार फिर से डायगोनल से देखो कितना नीचे आ चुका था, लेकिन दिन के आखिर में जाकर के
क्लोजिंग दी है तो डायगोनल के ऊपर ही दी है। तो 2489 पर आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस है। अब कल जो भी चेंजेस आते हैं इसके चार्ट पर वो देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी है हमारे पास सीडीएसएल। कल मैंने आपके साथ बहुत सी अलग अलग कंपनीज डिस्कस करी थी और आज भी प्लीज जाकर के देख लेना, सारा डाटा चैनल पर अवेलेबल है, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो सीडीएसएल ने आज के दिन एक अपडेट दिया है। सीआईआरएल ने कंपनी को अप्रूवल दिया है। सेबी का अप्रूवल यहां पर मिला सीआईआरएल को। सीआईआरएल क्या है? सीआईआरएल सीडीएसएल की ही एक सब्सिडरी है। इसका नाम पहले सीडीएसएल करके कुछ था, अब इन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ है, सीआईआरएल करके इनका नाम यहाँ पर है। तो पहले इनका नाम सीआईआरएल है। तो सेबी ने अप्रूवल इनको दे दिया, किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। कहां पे? रिक्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी अपडेट आज के दिन आई है और जो अप्रूवल है सेबी की तरफ से वो कल के दिन मिल गया था 24 फरवरी को। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है रिक्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन में, सीडीएसएल की सब्सिडरी कंपनी सीआईआरएलएस। ठीक है, 44.4 का एमएफआई है, 44.2 का आपका आरएसआई है। सीडीएसएल भी न्यूट्रल है और ये है सीडीएसएल का बड़ा ही प्यारा सा आपका चार्ट। एक रेंज 1353 और नीचे का ट्रेंड आपका इंपॉर्टेंट बेस 1253 का, 1253 का। अगर आप इस रेंज को देखोगे तो ये दो लेवल्स बड़े दूर दिख रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन अभी हमारी नजर 1353 पर ही है और 1353 आपको हर बार देखने को मिलता है भाई। 1353 ये वाली रेंज पर आपको हमेशा स्टॉक स्ट्रगल करता देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेकआउट्स भी दिए इस रेंज से स्टॉक ने, ब्रेक डाउन भी दिए, गिरावट भी बड़ी आई है। यानी कि जब जब स्टॉक 1353 से नीचे की तरफ दूर गया है तब तब आपको गिरावट नजर आई है। अब आप कहोगे भाई गिरावट ठीक है यहां पर, लेकिन 1353 पर क्या स्टॉक शो कर रहा है अभी? तो 1353 पर स्टॉक ने क्या किया? पहले 1353 के पास में स्टॉक ने पहले स्टेबिलिटी शो करी, लगातार कंसोलिडेशन जोन के अंदर टिका रहा, लेकिन अब पिछले दो सेशन से लगातार सेलिंग काफी ज्यादा आ चुकी है और 1353 से दूर जाता जा रहा है लगातार आपका सीडीएसएल। जितना सीडीएसएल 1353 से दूर जा रहा है उतने चांसेस है कि आपका ये 1353 का जो बेस है वो रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर 1353 रिजेक्शन में कन्वर्ट होता है इसका मतलब यह है कि आपको गिरावट 1253 तक की मिलने वाली है। तो भैया सीडीएसएल भी आपका काफी क्रूशियल जोन के अंदर है यहाँ पर, और सीडीएसएल ने भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिए हैं अपने पिछले कुछ टाइम पर। मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर आप इसका पूरा फंडामेंटल डिटेल चाहते हो और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए कि सीडीएसएल में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कंपनी के प्रेजेंट फाइनेंशियल्स को देखते हुए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, नेक्स्ट वीडियो हम उसका जरूर ले लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको जानने को मिला तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।